नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल हम लोगों ने देखा था आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण। तो इतिहास लेखन परंपरा का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? आदिकाल। तो आदिकाल के बारे में देखते हैं क्या है। तो आदिकाल 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 का नामकरण किसने किया? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अच्छा, इसकी समय सीमा क्या थी? शुक्ल जी के अनुसार थी तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। देख लेते हैं इसकी समय सीमा। संवत 1050 से 1375 ईस्वी, इतना विक्रम तक। संवत 1050 से 1375 विक्रम। ठीक, ये रही हमारी समय सीमा। तो आदिकाल के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आदिकाल में आगे सिद्धनाथ जैन आदि पे। तो आदिकाल के बारे में जो हमारा पहला कथन है वो है क्या? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अच्छा, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा? ये कहा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, इन्होंने क्या कहा? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग। ठीक, आगे क्या है कि आदिकाल में क्या है कि ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में टोटल कितने कवियों को स्थान दिया? 9 कवियों को स्थान दिया। और उसके बाद हमारे मिश्र बंधु महोदय आते हैं। तो ये जो मिश्र बंधु जी हैं, इन्होंने आदिकाल में पहले 19 कवियों को स्थान दिया और बाद में कितने कवियों को इन्होंने रखा? 75 कवियों को रखा। 75 कवियों को कैसे रखा? बाद में इन्होंने सिद्धों और नाथों इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दिया। स्टार्टिंग में ये 19 थे, बाद में इनको दोनों को जोड़कर इनकी संख्या इन्होंने 75 तक कर दी। ठीक, आदिकाल में एक और कथन आता है, देख लेते हैं क्या है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। किसका बोध होता था? प्राकृत का बोध होता था। वैसे ही गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का पद समझा जाता था। ये कथन है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, इसमें से गाथा या गाहा कहने से हमें प्राकृत का बोध होता था, दोहा या दूहा कहने से हमारा अपभ्रंश का बोध होता था। बढ़ते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत। अगला क्या है कि आदिकालीन रचनाओं को शुक्ल जी ने 2 भागों में डिवाइड किया। महत्वपूर्ण बिंदु में अगला जो बिंदु है वो है कि शुक्ल जी ने आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में डिवाइड किया। शुक्ल जी ने आदिकालीन रचनाओं को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा। ठीक, अब 2 वर्गों में वो 2 वर्ग कौन कौन से? पहला था अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा था देश भाषा की रचनाएं। ठीक, नंबर 1, अपभ्रंश की रचनाएं और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है हमारा देश भाषा की रचनाएं। देश भाषा, देश भाषा क्या? जो हमारी बोलचाल की भाषा, देश भाषा की
रचनाएं। ठीक, तो शुक्ल जी ने आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में डिवाइड किया। ठीक, आगे क्या है, शुक्ल जी ने अच्छा आदिकाल में दो भागों में रचनाओं को बांट दिया। इसमें टोटल कितनों रचनाओं को इसने स्थान दिया आदिकाल में? हमारे जो रचनाकार शुक्ल जी हैं उन्होंने आदिकाल में टोटल कितने रचनाओं को स्थान दिया, तो देख लेते हैं। तो शुक्ल जी ने टोटल 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। कितनी? शुक्ल जी ने टोटल 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। साहित्य में स्थान दिया। शुक्ल जी ने टोटल 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। अब देख लेते हैं इन 12 रचनाओं में कौन कौन सी हमारी अपभ्रंश की रचनाएं थी और कौन कौन सी देश भाषा या बोलचाल की रचनाएं थी। तो जो अपभ्रंश की रचनाएं वो टोटल 4 हैं। नंबर 1, अपभ्रंश की रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाएं। ठीक, अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपभ्रंश की रचनाओं में हमारा है विजयपाल रासो, मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं हैं जिसको इन्होंने स्थान दिया। क्या था? विजयपाल रासो नंबर 1, विजयपाल रासो नंबर 2, मीर रासो नंबर 3, कीर्तिलता और नंबर 4 हमारा क्या है? कीर्ति पताका। ठीक, तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत टोटल 4 रचनाओं को रखा। आगे देख लेते हैं इन्होंने देश भाषा के अंतर्गत कौन कितनी रचनाएं रखी है। तो देश भाषा में 4 इसमें है, टोटल 12 रचनाओं को इन्होंने स्थान दिया, तो 4 इसमें, तो 8 रचनाएं जो बची वो हमारी देश भाषा में हो गई। ठीक, देश भाषा, देश भाषा की रचनाएं। तो देश भाषा की रचनाओं में सबसे पहले क्या आता है? खुमाड़ रासो नंबर 1 हमारा आता है खुमाड़ रासो। नंबर 2 हमारा आता है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। नंबर 3 पे जो आता है वो हमारा आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक, अगला जो आता है नंबर 4 वो आता है जयचंद्र प्रकाश। क्या आता है? जयचंद्र प्रकाश नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पे क्या आता है? तो नंबर 5 पे जो आता है वो आता है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक, नंबर 6 पे देख लेते हैं। नंबर 6 पे हमारा है परमाल रासो। परमाल रासो। नंबर 7 पे क्या है? खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। ठीक, नंबर 8 एक और बचा, यही देख लेते हैं। नंबर 8 पे हमारा क्या आता है? 8 पे आता है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली। तो ये 8 ग्रंथ रहे जो देश भाषा में रखे गए, और ऊपर की ये जो 4 हैं वो अपभ्रंश की रचनाओं में रखे गए हैं। तो ये थे हमारे शुक्ल जी। शुक्ल जी ने आजकालीन रचनाओं को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला अपभ्रंश की रचना है, दूसरा देश भाषा एवं बोलचाल की रचना है।
टोटल इन्होंने 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। 12 में 4 रचनाएं जो थी वो अपभ्रंश के अंतर्गत आई, जिसमें से विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और हमारी कीर्ति पताका है। बाकी जो बची 8 रचनाएं उसको उन्होंने देश भाषा में रखा। देश भाषा में हमारा है कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयांक, जसचंद्रिका। अगला है परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। तो बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या है देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ कथन। इसी महत्वपूर्ण बिंदु में ही हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। ठीक, किसके कथन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। ठीक, कौन कौन से हैं? नंबर 1, शुक्ल जी का कथन था जैसे कि उस समय गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, और वैसे ही दोहा या दूहा कहने से हमें अपभ्रंश का पद समझा जाता था। सेम उसी पे आधारित इनका भी एक कथन है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो लिख लेते हैं इसे। दोहा या दूहा, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला देख लेते हैं, इनका अगला कथन क्या है। अगला कथन है, इन्होंने कहा है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। लिख लेते हैं इसे। इस प्रकार इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ठीक, तो यह कथन जो है यह भी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
अगला देख लेते हैं क्या है। अगला इनका जो कथन है वो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियां, निर्गुणिया संतों की वाड़ियां, और क्या है, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्त या रागानुगा, रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, साधकों के पद, ठीक। राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, उपासकों की कविताएं, ठीक। सूफी साधना से पुष्ट, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के, मुसलमान कवियों के, मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के, तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, रोमांस और रीति काव्य, रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है, ठीक। तो ये कथन भी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ये इतने कथन थे जो हमारे दृष्टि और सरस्वती पांडे में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे और देख लेते हैं एक दो टॉपिक।
इसी में एक दो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत ही एक है श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार। ये एक ग्रंथ का नाम है, श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं देवसेन महोदय। ठीक, ये रचनाकार कौन है? देवसेन महोदय, ये इसके रचनाकार हैं। अच्छा, ये जो श्रावकाचार है इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है हिंदी की प्रथम रचना। क्या कहा जाता है इसे? हिंदी की प्रथम रचना। कब हमारे हिंदी की पहली रचना का है? श्रावकाचार। आगे देख लेते हैं। अगला क्या हुआ है? प्राकृत प्रकाश। एक ग्रंथ और है, क्या नाम है? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भैया वर रुचि। वर रुचि। ठीक, तो ये दो ग्रंथ थे। इन दोनों ग्रंथों की चर्चा हमारे आदिकाल के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत की गई थी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि किन विद्वानों ने किसको माना है? तो हमारे लगभग 4-5 विद्वानों ने 4-5 लोगों को माना है, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालते हैं यहीं पे, हिंदी के प्रथम कवि। ठीक, हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि देखते हैं, पुष्पदंत। नंबर 1, पुष्पदंत। पुष्पदंत या इन्हीं को कुंड भी कहते हैं। ठीक, किसने माना है? शिव सिंह सेंगर। कुंड नहीं है, इसको कहते हैं पुष्य कवि। पुष्पदंत या क्या नाम है इनका? पुष्य कवि। इनको माना है शिव सिंह सेंगर ने। ठीक, अगले क्या हैं हमारे? अगले हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। नंबर 3 पे स्वयंभू है। नंबर 3 पे क्या है? स्वयंभू। ठीक, स्वयंभू के पहला रचनाकार के माने राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। ठीक, अगला रचनाकार, अगले हैं सरापा। अगले हैं हमारे सरापा। सरापा को प्रथम कवि के माने, इनका माने राहुल सांकृत्य हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है सरापा का हिंदी का पहला कवि माने। एक और है अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का प्रथम कवि के माने, इनका माने हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका क्या माने? हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। अच्छा, इनके बारे में एक ट्रिक देख ली याद करने के लिए, ताकि आसान हो जाए, नहीं तो भूल जाओ जाए। तो ट्रिक क्या है? शिव का पुष्प, राहुल का सरले, राम स्वयं गणपति से मिल गए। इसमें एक बच जाएंगे अब्दुल रहमान जी, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, तो इनको अपना याद कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं हम ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारा शिव का पुष्प। शिव का पुष्प, राहुल का सर ले। ठीक,
शिव का पुष्प राहुल का सरले, मतलब शिव जो शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को और राहुल सरापा को मानते हैं। शिव का पुष्प राहुल का सरले, राम स्वयं गणपति से मिल गए, गणपति से मिल गए। ठीक, राम स्वयं मतलब राम कुमार वर्मा ने किसको माना, स्वयंभू को माना है, और गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना, शालिभद्र सूरी को माना है। हमारे एक बचते हैं केवल अब्दुल रहमान जी, तो अब्दुल रहमान को आप याद कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे हमारे हिंदी के प्रथम कवि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु था हमारे आदिकाल के अंतर्गत वो होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले रचनाकारों की ओर। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है अपभ्रंश साहित्य। थोड़ा सा है, इसको आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है अपभ्रंश साहित्य। ठीक, देखते हैं हमारा अपभ्रंश साहित्य में क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, अपभ्रंश साहित्य में। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु पहला यह है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास इसी को कहते हैं। हिंदी की रचना जो मिलती है वो कब से मिलती है, 7वीं शताब्दी से होने लगती है। तो ये जो अपभ्रंश की रचना है, अपभ्रंश या इसी को कहते हैं प्राकृताभास। प्राकृताभास यानी प्राकृत का जिससे आभास हो, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना। हिंदी की रचना हमें कब से मिलती है, 7वीं शती से। ठीक, कब से मिलती है, 7वीं शती से होने लगती है, 7वीं शती से होने लगती है। ठीक, अच्छा, इसकी रचना 7वीं शताब्दी से होने लगती है। अच्छा, प्राकृताभास, प्राकृत का आभास। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि प्राकृत की रूढ़ियों या परंपराओं से बंधी हुई, प्राकृत की रूढ़ियों या परंपराओं से बंधी हुई। ठीक, तो ये क्या हो गई, प्राकृताभास। आगे बढ़ते हैं। लोक भाषा या अपभ्रंश को देश भाषा कहा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा वो ये है कि लोक भाषा या अपभ्रंश को क्या कहा, देश भाषा कहा। देश भाषा कहा। ठीक, किसने कहा, स्वयंभू ने कहा, अरे भरत मुनि ने कहा। ठीक, भरत मुनि ने कहा। लोक भाषा या अपभ्रंश को देश भाषा कहा किसने, भरत मुनि ने। किसमें कहा, नाट्य शास्त्र में कहा, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या कहा, लोक भाषा या अपभ्रंश को इन्होंने देश भाषा कहा। ठीक, अच्छा, एक चीज और यहीं पे हम देख लेते हैं, वो जो स्वयंभू हमारे जुबान से निकल आए थे स्वयंभू जी, उनके बारे में इन्होंने क्या है कि अपनी भाषा को, अपनी भाषा को स्वयंभू जी ने देसी भाषा कहा। ठीक, देसी भाषा कहा। किसने कहा, स्वयंभू ने कहा। ठीक, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा, और लोक भाषा को देश भाषा किसने कहा, भरत मुनि ने कहा, नाट्य शास्त्र में। ठीक, अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत। अगला है 7वीं से 11वीं सदी के अंत तक को, 7वीं से 11वीं
सती के अंत तक को के अंत तक को 7वीं से 11वीं सदी तक 11वीं सदी के अंत तक को क्या कहा, अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना। अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना, स्वर्ण काल माना। किसने माना अपभ्रंश का स्वर्ण काल? इसे माना है हमारे हरदेव बाहरी ने। हरदेव बाहरी, ठीक। 7वीं से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना। किसने? हरदेव बाहरी ने। अच्छा, अपभ्रंश में टोटल कितने प्रकार के बंध मिलते हैं? तो अपभ्रंश में टोटल 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। वो तीन तीन कौन है? एक है दोहा बंध, एक है पदधड़िया बंध और एक है गे पद बंध। देख लेते हैं इसके बारे में भी। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है, वो है अपभ्रंश में हमें कितने? 3 प्रकार के अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, ठीक। बंध मिलते हैं। अब ये 3 प्रकार के बंध कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 दोहा बंध, नंबर 2 पदधड़िया बंध, नंबर 2 पे हमारा क्या है? पदधड़िया, पदधड़िया बंध। और ये जो नंबर 3 है, नंबर 3 पे है गे पद बंध। नंबर 3 पे क्या है हमारा? गे पद बंध, ठीक। गे पद बंध। अच्छा, ये पदधड़िया जो है, पदधड़िया के बारे में देख लेते हैं। पदधड़िया जो है ये 16 मात्राओं का छंद है। पदधड़िया में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं, ठीक। ये 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राओं का ये छंद है, ठीक। अपभ्रंश के जो चरित काव्य हैं वो इसी में रचित हैं। अपभ्रंश के चरित काव्य, अपभ्रंश के चरित काव्य किसमें रचित हैं? तो पदधड़िया बंध में, ठीक, इसी में रचित हैं। अच्छा, ये जो चरित काव्य है, चरित काव्य किसे कहते हैं? तो चरित काव्य है किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य। क्या है? किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य, ठीक। किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य को हम क्या कहते हैं? चरित काव्य कहते हैं। तो अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध, गे पद बंध। दोहा बंध में टोटल 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राओं का छंद होता है ये। और अपभ्रंश के जो चरित काव्य लिखे गए वो इसी में लिखे गए, पदधड़िया बंध में। क्वेश्चन आ जाता है अपभ्रंश के चरित काव्य किस में लिखे जाते हैं? तो पदधड़िया बंध में। चरित काव्य क्या होता है? किसी चरित्र विशेष पर जो आधारित हो वही क्या कहलाते हैं? चरित काव्य कहलाते हैं। तो 2 और बचे हैं इस अपभ्रंश साहित्य महत्वपूर्ण बिंदु, उनको भी देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो 2 कौन कौन से बचे हैं? एक तो पहली चीज ये है कड़वक, ठीक। कड़वक, तो कड़वक क्या है? कड़वक चरित काव्यों में पद्धरि छंद की प्रत्येक 8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया गया रहता है। वही जो धत्ता है उसे कड़वक कहते हैं। देख लेते हैं चरित काव्यों में चरित काव्यों में चरित काव्यों में पद्धरि छंद की पद्धरि छंद की प्रत्येक 8 पंक्तियों के बाद प्रत्येक 8 पंक्तियों के बाद प्रत्येक 8 पंक्तियों के बाद दिया गया धत्ता, दिया गया
धत्ता है, नहीं तो धक्का समझ लो। धत्ता चरित काव्यों में पद्धरी छंद की प्रत्येक 8 पंक्तियों के बाद दिया गया जो धत्ता होता है वही कड़वक कहलाता है। धत्ता ही कड़वक है। कड़वक एक शैली भी होती है। ठीक, अगला देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अपभ्रंश या अवहट्ट में। ये जो अपभ्रंश है या अवहट्ट, ठीक, अवहट्ट में इसमें जो चौपाई होता है, अपभ्रंश या अवहट्ट में एक होता है चौपाई। चौपाई का अर्थ जो लगाया गया वो चौपाई से लगाया गया। ठीक, चौपाई या चौपाई, इसमें कितनी मात्राएं होती है? इसमें 15 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। ठीक, अपभ्रंश से ही दोहे की शुरुआत भी मिलती है। एक और यही लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, यही अपभ्रंश से ही किसकी शुरुआत मिलती है? दोहे की शुरुआत मिलती है। दोहे की शुरुआत मिलती है। ठीक, पूछ लेता है दोहे की शुरुआत कहाँ से मिलती है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो कहाँ से मिलती है? अपभ्रंश से मिलती है। दोहे की शुरुआत यहीं से मिलती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अब अपनी अगली क्लास में। और अपभ्रंश का ये जो टॉपिक था ये आज स्टार्ट हो चुका, अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम कल देखेंगे अपभ्रंश के सभी रचनाकारों को क्रमानुसार, किसके हर रचनाकार के बारे में, किनका जन्म कब हुआ है, किनकी रचनाएं क्या है, और उनके बारे में थोड़े बहुत जो कथन मिलेंगे वो। ठीक, तो जैसा भी हो, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।